Hello everyone, today we shall discuss poem number 2, An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. In the present session, I shall teach you line-wise Hindi meaning of this poem. Stephen Spender was an English poet and an essayist. He took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. In the present poem, An Elementary School Classroom in a Slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. प्रस्तुत कविता में स्टीफेन स्पेंडर एक मलिन बस्ती में स्थित स्कूल की कक्षा और कक्षा में उपस्थित बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं. Now let's start the poem. Far, far from gusty waves. Far, 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 far means दूर, बहुत दूर. From gusty waves. Gusty means मजबूत. Strong waves means लहरें. मजबूत लहरों से दूर, बहुत दूर. These children's faces. इन बच्चों के चेहरे. इन बच्चों के चेहरे तो मजबूत लहरों से दूर, बहुत दूर हैं. अर्थात झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के चेहरे मजबूत लहरों से दूर, बहुत दूर हैं. मजबूत लहरें अर्थात तेजी से बदलता हुआ संसार. मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चों के चेहरे तेजी से बदलते हुए संसार से दूर, बहुत दूर हैं. मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चे बहुत कमज़ोर हैं. उनके चेहरे आभा रहित हैं. उनके चेहरों पर पीलापन है. उनके चेहरे उदास हैं. और इन बच्चों के चेहरे बाहरी संसार से या तेज़ी से विकसित होते हुए संसार से दूर, बहुत दूर हैं, बिल्कुल अलग हैं. लाइक रूटलेस वीड्स. रूटलेस जड़ रहित. वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स यानी खरपतवार. ये बच्चे तो अनचाहे पेड़ पौधे हैं, खरपतवार हैं. ये बच्चे तो जड़ रहित खरपतवार के समान हैं, अनवांटेड प्लांट्स के समान हैं. ये बच्चे जड़ रहित खरपतवार की तरह हैं जिनको खेत से उखाड़कर फेंक दिया जाता है. कोई भी इनकी चिंता नहीं करता है. कोई भी उनको नहीं चाहता है. कोई भी उनकी देखभाल नहीं करता है. साथ ही साथ कोई भी उनके प्रति जिम्मेदार नहीं है. ये बच्चे पूरी तरह उपेक्षित हैं. अर्थात ये बच्चे पूरी तरह महत्वहीन हैं. अर्थात जिस प्रकार खेत से खरपतवार को उखाड़कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से समाज से इन बच्चों को उखाड़कर फेंक दिया गया है. द हेयर टोन राउंड देयर पेलर. द हेयर उनके बाल. टोन, टोन मीन्स नोचे हुए, फटे हुए, बिखरे हुए. स्केटर्ड, टोन मीन्स स्केटर्ड. राउंड मीन्स चारों ओर. द हेयर टोन उनके बाल उलझे हुए हैं. अर्थात उन्होंने अपने बालों में कंघा नहीं किया है. राउंड देयर पेलर. पेलर मीन्स पीला चेहरा, फीकापन लिए हुए चेहरा. डल फेस. पेलर मीन्स डल फेस, फीका चेहरा, धुंधला चेहरा, पीला चेहरा. राउंड देयर पेलर और उनके पीले, फीके, धुंधले चेहरों के चारों ओर बिखरे हुए हैं. उनके बाल उलझे हुए तथा उनके पीले, फीके, धुंधले चेहरे के चारों ओर बिखरे हुए हैं. अर्थात ये बच्चे कंघा नहीं करते हैं. उनके बाल उलझे हुए हैं तथा उनके पीले चेहरों के चारों ओर बिखरे हुए हैं. द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड. द टॉल गर्ल कक्षा में एक लंबी लड़की है. विद हर वेड डाउन हेड अपने सर को झुकाए हुए. क्लासरूम में एक लंबी लड़की सिर झुकाकर बैठी हुई है. उसका सर थकावट से या किसी बीमारी से या गरीबी की शर्म के कारण झुक गया है. वास्तव में वह गरीबी के बोझ से इतना दबी हुई है कि उसका सिर अपनी बदकिस्मती के बोझ से झुक गया है.
द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आईज। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आईज। द पेपर सीमिंग बॉय एक पेपर की तरह दिखने वाला लड़का है। क्लासरूम में एक पेपर की तरह, कागज की तरह पतला दिखने वाला लड़का है। विद रेड्स आईज, चूहे की आंखों के साथ, अर्थात उसकी आंखें चूहे जैसी हैं। क्लासरूम में एक और लड़का है जो कि कागज की तरह पतला है। वह कागज की तरह पतला है क्योंकि उसे हर रोज ठीक प्रकार से खाना नहीं मिलता है। वह कुपोषण का शिकार है और उसकी आंखें बिल्कुल चूहे के समान हैं। चूहे की आंखें हमेशा खाने की तलाश करती रहती हैं, अर्थात लड़के की आंखें लालच को दर्शा रही हैं। वह चूहे की तरह डरपोक है और चिंता से भरा हुआ है। वह भोजन और सुरक्षा की तलाश करता हुआ प्रतीत होता है। इस लड़के की आंखों में भूख झलक रही है। द स्टंटेड अनलकी एयर। द स्टंटेड मीन्स अवरुद्ध वृद्धि वाला, असामान्य वृद्धि वाला, अर्थात नॉट फुल्ली ग्रोन ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण जिसकी वृद्धि सही से ना हुई हो। अनलकी एयर का मतलब अभागा उत्तराधिकारी। एयर मीन सक्सेसर, उत्तराधिकारी। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ऐठी हुई हड्डियों का। कक्षा में एक और असामान्य वृद्धि वाला बच्चा है। अनलकी एयर जो कि अभागा उत्तराधिकारी है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ऐठी हुई हड्डियों का। उसे तो ऐठी हुई हड्डियों का रोग उत्तराधिकार में मिला है। रिसाइटिंग हर फादर्स नाल डिजीज, जो कि रिसाइट कर रहा है, दोहरा रहा है। ए फादर्स नाल डिजीज, एक पिता की ऐठी हुई हड्डियों वाला रोग। नाल का मतलब ऐठा हुआ, डिजीज मीन्स रोग। रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज, जो कि एक पिता की ऐठी हुई हड्डियों वाले रोग को दोहरा रहा है। हिज लेसन, ना कि अपना पाठ। फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से। वह तो अपनी डेस्क पर बैठा हुआ अपने पिता की ऐठी हुई हड्डियों वाले रोग को दोहरा रहा है, ना कि अपना पाठ। अर्थात क्लासरूम में एक और छोटा बच्चा अपनी डेस्क पर बैठकर पाठ दोहरा रहा है। उसकी वृद्धि असामान्य है। उसके शरीर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हैं। उसे गांठ का रोग है। उसे देखकर लगता है कि जैसे वो अपना पाठ नहीं बल्कि अपने पिता से उत्तराधिकार में मिले हुए रोग को दोहरा रहा है। उसकी शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध है। उसे अपने पिता से विरासत में ना तो संपत्ति मिली है, ना ही शिक्षा, ना खाना और ना ही कपड़े, बल्कि उसे तो अपने पिता से विरासत में बीमारी मिली है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास। एट बैक, बैक का मतलब पीछे। ऑफ द डिम क्लास, अंधेरियाई क्लास के, अंधेरियाई क्लास के पीछे। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। वन अननोटेड, एक और अनदेखा। स्वीट एंड यंग, मधुर और छोटा सा। धुंधली अंधेरी क्लास में बिल्कुल पीछे एक और अनदेखा सा लेकिन मधुर तथा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। हिज आईज, उसकी आंखें। लिव, रहती हैं। इन ए ड्रीम, एक स्वप्न में। उसकी आंखें तो एक स्वप्न में रहती हैं। पोएट कहते हैं कि अंधेरी क्लास के बिल्कुल पीछे एक और मधुर और छोटा सा बच्चा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है और उसकी आंखें तो एक स्वप्न में रहती हैं, अर्थात उसकी आंखों में तो एक स्वप्न है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, गिलहरी के खेल का। इन ट्री रूम, पेड़ पर बने छेद में। रूम का मतलब यहाँ छेद से है, गिलहरी का घोंसला। अदर देन दिस, इस सब के अलावा, इससे कुछ अलग। अदर देन दिस का मतलब इससे कुछ अलग।
अर्थात धुंधली अंधेरी कक्षा के आखिर में एक अनदेखा मधुर तथा युवा लड़का भी बैठा हुआ है। उसकी आंखें सपनों और आशाओं से भरी हुई हैं। उसमें अभी निराशा नहीं भरी है। वह गिलहरी के खेल के बारे में सोच रहा है। गिलहरी पेड़ पर चढ़ती है तथा पेड़ पर बने अपने घर में अर्थात छेद में छिप जाती है। शायद यह बच्चा भी इस नीरस क्लासरूम से बाहर बगीचे में गिलहरी की तरह खुलकर आनंद लेना और खेलना चाहता है। यह बच्चा गिलहरी की तरह स्वतंत्र होना चाहता है। वह नीरस कक्षा में बैठना नहीं चाहता। वह तो इस नीरस कक्षा से कुछ अलग ही करना चाहता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टैंजा नंबर 2 ऑफ दिस पोएम। इस स्टैंजा में पोएट कक्षा की स्थिति के बारे में बताते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स। ऑन शोर क्रीम, शोर मीन्स खट्टी, क्रीम मीन्स मक्खन, वॉल्स मीन्स दीवारें। खट्टे मक्खन की दीवारों पर जब दूध से मक्खन निकालते हैं तो वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, और जब वो मक्खन पुराना हो जाता है तो उसका कलर, उसका रंग कुछ येलोइश हो जाता है, पीलापन आ जाता है। तो यहाँ सोर क्रीम का मतलब है खट्टी क्रीम के रंग वाली। वॉल्स मीन्स दीवारें। कक्षा की जो दीवारें हैं उनका रंग ऐसा है जैसे खट्टी क्रीम का होता है, खट्टे मक्खन का होता है। कवि कहते हैं कि क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल खट्टी क्रीम के रंग की तरह हैं। कहने का मतलब है कि क्लासरूम की जो दीवार हैं उनकी पुताई रंगाई बहुत दिनों से नहीं हुई है। उनका जो रंग था वो पुराना होकर खट्टी क्रीम के रंग की तरह हो गया है। क्लासरूम की दीवारों का रंग खट्टी क्रीम की तरह है। ये दीवारें बहुत गंदी दिख रही हैं। कई वर्षों से इन दीवारों पर रंग रोगन नहीं हुआ है। डोनेशंस, डोनेशंस मीन्स चैरिटी, दान में दी गई चीजें। और इन दीवारों पर दान में मिली तस्वीरें टंगी हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का सर। क्लासरूम की गंदी दीवारों पर दान में प्राप्त तस्वीरें टंगी हुई हैं और पहली तस्वीर है शेक्सपियर के सिर की। शेक्सपियर एक महान नाटककार तथा कवि थे। शेक्सपियर की तस्वीर शिक्षा का प्रतीक है, लेकिन ये बच्चे उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अर्थात ये तस्वीर बच्चों के लिए बिल्कुल बेकार है। क्लाउडलेस एट डॉन, और दूसरी एक तस्वीर है जिसमें बादल रहित साफ सुबह दिखाई गई है। क्लासरूम में एक बादल रहित साफ सुबह की तस्वीर भी लगी हुई है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज मीन्स सभ्य, डोम मीन्स गुंबद। इस तस्वीर में बड़े बड़े गुंबद दिखाए गए हैं जो कि सभ्यता का प्रतीक हैं। राइडिंग ऑल सिटीज, सभी शहरों पर सवारी करते हुए। कक्षा में दूसरी तस्वीर एक साफ सुबह की तस्वीर है जिसमें सभ्यता के प्रतीक गुंबद हैं जो कि शहरों पर सवारी करते हुए दिखते हैं। अर्थात शहरी, बड़ी बड़ी शहरी इमारतों के बीच से उगते हुए दिखते हैं। क्लासरूम में एक बादल रहित साफ सुबह की तस्वीर भी लगी हुई है। इस तस्वीर में सभ्य समाज द्वारा बनाए गए बड़े बड़े गुंबद तथा शहरी इमारतों को दर्शाया गया है। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली। कक्षा में एक तीसरी तस्वीर टायरोलीज घाटी की है जो कि घंटी के आकार के पुष्पों से सुसज्जित है। बेल्ट का मतलब घंटी के आकार वाले, फ्लावरी मीन्स पुष्पों वाले। कक्षा में तीसरी तस्वीर टायरोलीज घाटी की है जो कि घंटी के आकार के पुष्पों से सुसज्जित है। ओपन हैंडेड मैप। क्लासरूम में चौथी तस्वीर एक संसार के नक्शे की है। ओपन हैंडेड, खुले हाथ से बनाए गए। कक्षा में
वर्ल्ड मैप की एक तस्वीर लगी हुई है जिसको खुले हाथ से बनाया गया है, अर्थात उदारता के साथ बनाया गया है। क्लास में एक उदार संसार का मानचित्र लगाया गया है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड जो लोगों को दिखा रहा है, इट्स वर्ल्ड अपना संसार, अपना क्षेत्र, अर्थात कक्षा में उदारता के साथ संसार का एक नक्शा भी लगाया गया है और जितना भी संसार है वो अपने संसार को या अपने स्थान क्षेत्र को इस संसार के मानचित्र में देख सकता है। इस संसार के मानचित्र को समृद्ध लोगों द्वारा उदारता के साथ बनाया गया है और अपने हिसाब से महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाया गया है। लेकिन बच्चों की झुग्गी, बच्चों की झोपड़पट्टी, बच्चों की मलिन बस्ती इस मानचित्र में कहीं भी नहीं है। जब बच्चे इस मानचित्र पर नजर डालते हैं तो वे अपनी मलिन बस्ती को इसमें कहीं भी नहीं पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये सभी तस्वीरें अमीर लोगों द्वारा दान में दी गई हैं जो आशा, प्राकृतिक सुंदरता तथा समृद्धि को दर्शाती हैं। लेकिन ये सारी तस्वीरें बच्चों के लिए बेकार हैं क्योंकि उनमें दर्शाए गए चित्र इन बच्चों की पहुंच से बहुत दूर हैं। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन, एंड येट और फिर भी, फॉर दिस चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज ये खिड़कियां, नॉट दिस मैप ना कि यह नक्शा, देयर वर्ल्ड उनका संसार है। इन बच्चों के लिए कक्षा की खिड़कियां ना कि यह दीवार पर टंगा हुआ नक्शा उनका संसार है। कवि बता रहे हैं कि इन बच्चों के लिए संसार कक्षा की खिड़कियां हैं, ना कि इस संसार के नक्शे में दिखाया गया संसार। कवि बताते हैं कि संसार के मानचित्र में दिखाया गया संसार इन बच्चों का संसार नहीं है, बल्कि इन बच्चों का संसार तो कक्षा की खिड़कियां हैं। वे कहते हैं कि संसार का नक्शा उनके लिए बिल्कुल बेकार है। उनका संसार तो केवल उनकी झुग्गी बस्ती है। कवि कहता है कि संसार का नक्शा इन बच्चों के लिए बिल्कुल बेकार है क्योंकि इस संसार के मानचित्र में दिखाया गया संसार उनका संसार नहीं है। उनका संसार तो कक्षा की खिड़कियां हैं। कक्षा की खिड़कियों से जो कुछ भी वे बाहर की ओर देखते हैं वही उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, वेयर जहां पर, ऑल देयर फ्यूचर्स उनका सारा भविष्य, पेंटेड रंग दिया गया है, विद ए फॉग एक कोहरे से, फॉग मीन्स कोहरा अर्थात धुंध। इन बच्चों का भविष्य बिल्कुल कोहरे के समान है, अर्थात इनका भविष्य साफ नहीं है, इनका भविष्य धुंधला है। वे नहीं जानते कि उनका भविष्य क्या है। ए नैरो स्ट्रीट एक पतली गली, सील्ड विद लेड स्काई, सील्ड जिसको बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, विद ए लेड स्काई, लेड एक तरह का धातु है जो प्रदूषण का प्रतीक है, जिसको प्रदूषित आसमान से बंद कर दिया गया है। उनका भविष्य तो पतली सड़क पर, पतली गली पर सीमित है, जिसको प्रदूषित अंधेरे आसमान से बंद कर दिया गया है। इन बच्चों का भविष्य तो पतली गंदी गलियों में सीमित है, जिसको अंधेरे आसमान से बिल्कुल बंद कर दिया गया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, फार फार फ्रॉम रिवर्स ये तो नदियों से दूर, बहुत दूर हैं। केप्स खुले हुए अंतरीपों से बहुत दूर हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स शब्दों के सितारों से दूर हैं, अर्थात शिक्षा से बहुत दूर हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स
दूर, बहुत दूर नदियों से, कैप्स, कैप्स मीन्स अंतरीप, अंतरीपों से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के सितारों से अर्थात शिक्षा से। ये बच्चे तो नदियों से, अंतरीपों से तथा शिक्षा से दूर, बहुत दूर हैं। ये बच्चे हर चीज़ से बहुत दूर हैं। ये बच्चे तो आधारभूत आवश्यकताओं से बिल्कुल वंचित कर दिए गए हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि इन बच्चों की दुनिया केवल वही है जो वे कक्षा की खिड़की से बाहर देखते हैं, अर्थात झुग्गी। उनका भविष्य अंधकार से भरा हुआ है। उनके भविष्य की तुलना एक संकीर्ण सड़क से की जाती है। ये बच्चे नदियों से, खुले हुए स्थानों अर्थात अंतरीपों से तथा शिक्षा के उज्जवल प्रकाश से बहुत दूर हैं।